to invite Dr. Chino Agarwal ma'am to carry forward with the session on social emotional ethical development through project based learning. Over to you, Dr. Chino ma'am. Thank you so much, Sundar ji. Thank you, everyone, and I welcome you all to this session. कमलेश जी, हम हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि देश भर से लोग जुड़ते हैं। तो क्या होता है कि साउथर्न स्टेट से जो लोग जुड़ते हैं उनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो हम अपने वेबिनार्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायलिंगुअल रखते हैं। अगर किसी को भी मेरी कोई बात इंग्लिश की समझ में ना आए तो मुझे आप मैसेज में लिख सकते हैं, मैं उसको तुरंत ट्रांसलेट कर दूंगी। वैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती रहती हूँ वेबिनार्स में। तो आप सबका स्वागत है इस वर्ष के तीसरे वेबिनार में। हम लोग पहले 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, कॉग्निटिव कैपेसिटी बिल्डिंग और सोशल कैपेसिटी, और आज हम बात करने वाले हैं एथिकल कैपेसिटी की। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं सबसे पहले एक लीफलेट हमारा हेमा फाउंडेशन का दिखाना चाहूंगी, जिससे वो हमारा जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको एक बार समझ जाएं। अगर अरविंद जी एक बार हम फ्रेमवर्क दिखा दें, क्योंकि मुझे आज पता चला है कि प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको एक बार एक फ्रेमवर्क बताना जरूरी है। अगर आप लीफलेट शेयर कर देंगे तो मैं 2 मिनट में एक बार पहले फ्रेमवर्क बता के फिर एथिकल कैपेसिटी पे आना चाहूंगी। तो हमारा ये जो उपक्रम है ये बच्चों के अंदर भावनात्मक, सामाजिक और मूल्यों का विकास करने के लिए बनाया गया, जिसको हम सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग कहते हैं। इसको पूरी तरह से हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में भारत सरकार ने रिलीज की थी उसके साथ अलाइन किया है, और उसमें सरकार ने हमें ये कहा कि 3 तरह से हमें बच्चों का विकास करने की जरूरत है, जिसे हम 3H अप्रोच कहते हैं, हेड, हार्ट और हैंड। अभी तक स्कूली शिक्षा में क्या होता था कि हम केवल एक इंफॉर्मेशन जो है वो दिया करते थे, और जैसे फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ज्योग्राफी की क्लास में ज्योग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है या वर्क बुक है, उसमें वो लिख रहे हैं आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, और सब नोट्स अपनी बना रहे हैं। तो उससे आगे चलकर एनईपी ने हमें ये कहा, और एनईपी के कहने से पहले भी पूरे विश्व में, हमारे भारत में भी हमें ये पता था कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए मस्तिष्क के साथ साथ उनकी भावनात्मक व्यक्तित्व विकास का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को देखते हुए एनईपी ने हमें ये कहा कि 5 तरह की कैपेसिटीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वो कौन सी है? पहली तो हो गई कॉग्निटिव कैपेसिटी, जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है, नॉलेज रिटेन करने की कैपेसिटी है, मेमोरी की कैपेसिटी है, अटेंशन की कैपेसिटी है। हम यहाँ से अपनी सोच को विकसित करते हैं। रैशनल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जितनी भी तरह की थिंकिंग है वो कॉग्निटिव कैपेसिटी में सम्मिलित है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है सोशल कैपेसिटी। सोशल कैपेसिटी मतलब हम क्योंकि समाज में रहते हैं, हमें कहा जाता है कि मानव जो है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज नीड ग्रुप्स टू थ्राइव, एंड सो वी नीड टू हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, जिससे समाज बनता है। समाज में रहने के तौर तरीके होते हैं, एक उसका एक सिस्टम होता है। उसको सीखने के लिए जो हम
कैपेसिटी विकसित करते हैं उसको कहते हैं सोशल कैपेसिटी। तीसरा जो है वो है एथिकल कैपेसिटी, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। चौथी जो कैपेसिटी है वो हमारी भावनाएं। हम अपनी भावनाओं को कैसे पहचाने, कैसे हम उन भावनाओं के साथ अपने आप को और दूसरों को व्यवहार कर पाए। और और तीसरी बात ये कि भावनाएं जब ज्यादा उत्तेजित हो, जब नेगेटिव इमोशंस हो, तो उनको हम रेगुलेट कैसे कर पाए, एक सामंजस्य, एक बैलेंस कैसे अपने भावनाओं में ले पाए, वो है इमोशनल कैपेसिटी। और पांचवी जो कैपेसिटी है वो है लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कौशल। जीवन केवल किताबी बातों से तो जिया जा नहीं सकता, तो हमें खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, हमें कुछ प्लम्बिंग का भी कभी काम करना पड़ता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का भी करना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारे लाइफ स्किल्स हमें सीखने पड़ते हैं, जिनके बारे में जो पांचवी कैपेसिटी है वो है हमारी लाइफ स्किल्स। तो इनको विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जहाँ यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास और पेरेंट्स भी हैं, तो मैं चैट में उन लोगों से ये इंटरैक्ट करना चाहती हूँ, उनसे इस बात का उत्तर चाहती हूँ कि इन कैपेसिटीज को विकसित करने के लिए हम अपनी तरफ से बच्चों के साथ क्या प्रयास करते हैं या कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप अपनी तरफ से भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं प्रयास, तो वो क्या प्रयास होते हैं जो आप करते हैं इन पांचों कैपेसिटीज को विकसित करने के लिए, स्कूल में और घर में, दोनों जगह? प्रीति जी ने कहा पहले तो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनको हम बताते हैं। फिर स्वीटी जी ने कहा एक्टिविटीज करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। जी। और क्या करते हैं हम? उनको इन्वॉल्व करते हैं, त्रिशूला जी। We make them feel secured and comfortable at school so that they can share anything and everything. फील्ड ट्रिप्स करते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनको हम एक्सपोजर देते हैं। फिर रश्मि जी ने कहा हम उनको करके दिखाते हैं, शो बाय डूइंग, वी लिसन टू देम, वी इंक्लूड दीज स्किल्स इन देयर डेली रूटीन। एंड दीपक जी कह रहे हैं कि टीचर को पहले खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है। शारन जी कह रही हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है एवरीडे एक्टिविटीज में। बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जब छोटे थे तो हमें रोजमर्रा के काम घर में बांट दिए जाते थे। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो मेरे हिस्से में जो काम आया था, क्योंकि मैं बहुत लंबी हूँ, हाइट मेरी शुरुआत से अच्छी है, तो छत के जाले निकालने का काम मुझे सौंपा गया था। और बाकी भाई बहनों को अलग अलग दूसरे दूसरे काम सौंपे गए थे। आप सबको बचपन में कौन सा काम सौंपा गया था, मुझे चार्ट में लिख के बताइए। व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वर डूइंग एज चिल्ड्रन इन योर ओन हाउसेस? रेशु जी को बर्तन धोने का दिया गया था, बर्तन, झाड़ू, स्वाइपिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, काउंटिंग मनी, पेंट माय रूम, क्लीन माय रूम, कुकिंग, व्हाइट वॉश, डस्टिंग, होम डेकोर, टी मेकिंग, कपड़े धोने का काम, फुल हाउस क्लीनिंग। देखिए इतने सारे काम बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स देते थे, शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। एंड आई वॉज टेनो टू माई फादर, भावना जी। आई वॉज गिवन टू ओपन अ शॉप, निमेश जी। यस। सो ऑल दिस वी वर डूइंग एज चिल्ड्रन। ये काम करते हुए कैन यू टेल मी व्हाट क्वालिटीज वर गेटिंग डेवलप्ड इन अस ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड? हमारे बचपन में हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज अपने आप ही बिना कहे ये सारे कामों से आती जा रही थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। और प्लानिंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग, अडेप्टेशन, सेल्फ डिपेंडेंस।
ये सब हमारे अंदर अपने आप आती जा रही थी। एंड दीज वेर सम ऑफ द थिंग्स जिनके लिए हमें कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने कहीं जाना नहीं पड़ा, राइट? बट what is the difference between today's parents and today's children? अभी क्या स्थिति है आप लोगों के हिसाब से? what is the condition? शिवानी जी, अभी तो बहुत पैम्परिंग, बच्चों को बिल्कुल सिर पे चढ़ा कर रख रहे हैं, बहुत पजेसिव हो गए उनके लिए। बच्चे सुन नहीं रहे, चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग। अभिषेक जी कह रहे पेरेंट्स आर सो पजेसिव, सेल्फ सेंटर्ड, more dependence on parents. Jayanti ji, helicopter parenting, correct. Too possessive and protective. And all this is happening because, yes, because the circumstances also have changed, the environment also have changed. So, my dear friends, I want to first talk about एथिकल डेवलपमेंट में हम एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल डेवलपमेंट? एथिकल डेवलपमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू डेवलप? व्हाट डू यू थिंक इज एथिक्स? एनीबडी? यस पुनीत जी, यू आर राइट. Shivani ji, yes, knowing the difference between right and wrong, inculcate and practice values. What's wrong and what's right, इसका उनको खुद को बोध हो जाना, उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो सही और गलत की जो समझ है, एक तो हम बच्चों को बैठाएं और उन्हें ये प्रवचन दें कि बेटा ये सही है, ये गलत है, तो क्या होगा? If we make them sit and we give lots of lectures to them that this is right, this is wrong, you should be doing this, you should not be doing that, children will not be interested. ऐसे नहीं सीखेंगे कमलेश जी, सही कह रही हैं सुखदा जी, दिस वोंट वर्क, और सुनेंगे और भूल जाएंगे, राइट? सो एथिकल डेवलपमेंट में जो एथिक्स वर्ड है उसकी जब एटिमोलॉजी हमने देखी तो उसमें हमें 3 शब्द दिखे। ये 3 शब्द थे, वन वॉज हैबिट, सेकेंड वॉज कस्टम एंड थर्ड वॉज ट्रेडिशन। सो ये जो शब्द हैं, हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन, या कहीं कहीं एथिक्स के मीनिंग में हम मॉरल्स और वैल्यूज भी देख रहे हैं, राइट और रॉन्ग भी देख रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे घर में जो जो होता है उससे ऑटोमेटिकली कुछ चीजें हम सीखने लगते हैं। जो हमें प्रवचन करके नहीं सिखाई जा सकती, वो रोल मॉडलिंग से और हैबिट्स विकसित करके सिखाई जा सकती हैं, जो हमने अभी देखा। तो इसके ऊपर, एथिकल डेवलपमेंट के ऊपर हमने 10 मूवीज बनाई है, 3rd ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक। एक बार फिर से लीफलेट दिखाएंगे क्या अरविंद जी? तो उस लीफलेट में मैं आपको दिखाऊंगी कि 3rd ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक कौन से एथिकल वैल्यूज को हमने टच किया है, और हर ग्रेड का बच्चा जो है वो उसे एक एक वैल्यू को कंप्लीट करता हुआ आगे चलता है। तो देखिए 3rd ग्रेड में हमारा सबसे पहला जो वैल्यू है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ। छोटा सा बच्चा है 3rd ग्रेड का, मुश्किल से 8 साल का बच्चा, इसको सच्चाई कैसे सिखाएं, इसको कैसे सिखाएं कि सच कैसे बोलना है और झूठ कैसे बोलना है। ये जो साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि जो टॉडलर एज ग्रुप होती है वो निगेटिव एज ग्रुप होती है। निगेटिव एज ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो बहुत जल्दी नेगेटिव चीजें सीखते हैं।
तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, 4, 5, 6 साल का होता है, तो वो अपने आस-पास से उल्टी-सीधी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। अगर उसका एनवायरनमेंट वैसा ना हो जैसा एमपीएस संस्कृति स्कूल का है जयपुर में, या बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्कूल्स में जो बच्चों के साथ इतना काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, अनमॉनिटर्ड वो इधर-उधर से उल्टी-सीधी चीज़ें सीखकर और घर में जाके बोलने लगते हैं, और घर वाले बोलते हैं कि अरे भई, हमने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, बच्चे कहाँ से सीख के आ रहे हैं। ऐसे में उनका माइंड वहां पर लेके जाना कि भाई सच्चाई क्या होती है, और सच बोलने की क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सच बोलने से बोलने में कितनी हिम्मत लगती है, ये सारी बातों से हम शुरुआत करते हैं। फिर हम जा रहे हैं, देखिए, ग्रेड 4 में सुकून ईमानदारी में, ऑनेस्टी। फिर हम जा रहे हैं संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़ाव। मैंने बताया रिचुअल्स, हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें एथिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी गो टू परोपकार, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक बच्चा 6 स्टैंडर्ड में आता है, उसको ये समझ आ जाती है कि केवल मेरा अकेले का एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो एजेंसी है कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। अपने सहपाठियों को, अपने जो क्लासमेट्स हैं, उनको मैं कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ पढ़ा सकता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए पानी का ग्लास ला के दे सकता हूँ। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठकर उनके पैर दबा सकता हूँ, सिर दबा सकता हूँ। तो ये परोपकार जो है उसके बाद आ जाती है। फिर 7 स्टैंडर्ड में जब बच्चा टीनेज की तरफ जा रहा है, प्री एडोलेसेंस में, तो हमने एक उसकी जो वैल्यू रखी, वो रखी संगति। किस तरह से वो राइट एंड रॉन्ग फ्रेंड्स को चूज कर पाए। फिर उसके बाद में 8 स्टैंडर्ड में जाते जाते जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस आते जाते हैं, हम देखते हैं बच्चे जो पहले बहुत सुनते थे, हमारी सुनना बंद कर दिए हैं, अपने आप को अकेला कर रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं। तो हमने उनके लिए जो मूवी बनाई वो है आलस्य का रोग। और फिर उसके बाद हमने देखा डिफरेंट जो ओपिनियंस है, व्यू पॉइंट्स है, उनको समझने की उनकी उम्र आ रही है। तब हमने उनको दिया नजरिया। और उसके बाद में हमने, एक बार इसको थोड़ा सा जूम करिए अरविंद जी, नीचे का जो सेकेंडरी वाला है वो मैं दिखाना चाहती हूँ, सादगी और सरलता, ग्रेड 10, कि अभी उनके मन में ये कंपैरिजन आने लग गया कि हमें भी ब्रांडेड चीजें लेनी है, महंगी चीजें लेनी है, महंगा फोन लेना है। तो सादगी और सरलता का इम्पोर्टेंस। और फिर उसके बाद में ग्रेड 11, जहां पर एग्रेशन बढ़ने लगा है, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। और ग्रेड 12 में पोलाइटनेस और सद्भाव, ये एथिकल कैपेसिटी की हमारी वैल्यूज है। इसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्रेड 5 का जो हमारा एक मूल्य है संस्कृति, अपने कल्चर से जो जुड़ाव है बच्चों का, उसके बारे में एक मूवी बनाई है। तो उसका एक ग्लिम्स हम दिखा रहे हैं आपको। अरविंद जी, अगर आप उसको ऑन करेंगे। बड़े पापा, तुम तो कल आने वाले थे ना? मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। खुश रहो। वैसे थोड़ा और झुक जाते तो तुम्हारा ही फायदा होता। वो कैसे बड़े पापा? पैर छूना हमारी संस्कृति तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। एक तो आगे की ओर झुकने से सिर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और दूसरा मनुष्यों के पैर में ऊर्जा का केंद्र होता है। हमारे संस्कारों की आकृति विज्ञान के आयामों से बहुत कुछ जुड़ी हुई मिलती है। न्यूटन के नियम के अनुसार सभी चीजें ग्रेविटेशन के नियम से बंधी हैं, और ग्रेविटेशन भार हमेशा अट्रैक्ट करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। हमारा सिर नॉर्थ पोल और पैर साउथ पोल माने गए हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इस कारण हमारे शरीर के नॉर्थ पोल यानी सिर से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करके हमारे साउथ पोल यानी पैरों की ओर जाती है, और पैरों पर यह एनर्जी असीमित मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, और हमारे पैर ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। और जब कोई हमारे पैरों को छूता है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों का हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए।
अरे भाई क्या हुआ? हाँ? इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? बड़े पापा, आप कोई अच्छी वाली टाइल्स क्यों लगवा लेते? टाइल्स? अरे बेटा ये गोबर से लिपा हुआ है, ये तो हमारा एंटीसेप्टिक है। अब मजाक मत कीजिए बड़े पापा। अरे बेटा इसमें मजाक की क्या बात? देखो, गोबर ना सिर्फ बैक्टीरिया फ्री होता है बल्कि बैक्टीरिया को खत्म भी करता है। तुम्हारे टाइल्स में एक दिन अगर पोछा ना लगे तो हजारों बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, जबकि ये गोबर से लिपा हुआ इंसुलेटर की तरह काम करता है। 3 दिसंबर 1984 जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने के कारण 1-2 किलोमीटर की आबादी में बसे सैकड़ों लोग रातों रात मारे गए थे। तब उस आबादी में बसे 2 परिवार ऐसे भी थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, सबके सब सुरक्षित थे। पूछताछ और रिसर्च से ये पता चला कि ये दोनों परिवार रोजाना सुबह शाम गाय के कंडे और घी से हवन किया करते थे। इसीलिए उस रात हवन के धुएं ने उन परिवारों के लिए एंटीडोट की तरह काम किया। बड़े पापा, सब कहते हैं कि गंगा को साफ रखो, लेकिन अगर गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करेंगे फिर तो उसका पानी और गंदा हो जाएगा ना। बल्कि इससे गंगा नदी का पानी साफ होता है। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा नदी के पानी में मर्क्यूरी यानी पारा होता है, जिनके कारण हड्डियों के कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाते हैं और जिसकी वजह से जल में रहने वाले जीव जंतुओं का पौष्टिक आहार बनता है। हड्डियों में सल्फर भी होता है, तो सल्फर और मर्क्यूरी मिलके मर्क्यूरी सल्फाइड सॉल्ट बनाते हैं, जिससे पानी के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और बचे हुए हड्डियों के कैल्शियम से पानी साफ रहता है। सच बड़े पापा? खाना जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। पर क्यों दीदी? जब हम सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं तो पेट दिमाग को खाने के लिए जरूरी पाचन रसों को छोड़ने का संकेत देता है, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। और ये सब आपको कैसे पता? पापा ने बताया। क्यों बड़े पापा? बेटा मैं खाने के वक्त बात नहीं करता, और तुम्हारी दीदी कह रही है तो सही होगा। क्या हुआ? आपने तो कहा था आप मास्टर है। वो तुमने कहा। पर आपने भी तो हाँ कहा था ना। हाँ तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन मास्टर इन साइंस और असिस्टेंट साइंटिस्ट इन इंडियन रिसर्च डिपार्टमेंट, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो शहर में ना चाहिए। देखो बेटा, शहर में मेरे जैसे बहुत हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रहकर अपनी संस्कृति में छुपे साइंस को नए सिरे से समझ रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल आप ही किरदार बनूंगा बड़े पापा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट। डियर फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट आपको अपना बोर्ड शेयर करके और बताती हूँ कि क्या रिलेशन है एथिकल डेवलपमेंट का इन सारे रिचुअल्स और कस्टम्स से। मनोविज्ञान की एक थ्योरी के अनुसार ये एक सर्कल है जिसमें रिचुअल्स, कस्टम्स, हैबिट्स, they lead to character development. रिचुअल्स माने जो चीजें हमारे घरों में होती हैं एक प्रथा के रूप में, जहां पर बचपन में हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। जैसे आपके घर में ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो आपने बचपन से की है और आपने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया? कोई मुझे लिख के बताइए। मैं अपने घर का बताती हूँ। हमारे घर में जो एक प्रथा थी कि गरम ही खाना परोसा जाता था और गरम ही खाया जाता था। गरम खाने का ही रिवाज हमारे घर में रहा है। Eating hot food has been a culture of almost all the families in India. हमारे घर में ये रिवाज था कि दही से छाछ बनाई जाती थी और उसका जो मक्खन था वो रोटी के साथ खाया जाता था। हमारे घर में ये रिवाज था कि सुबह की रोटी जो है वो दही के साथ खाई जाती थी।
तो इस तरह के बहुत सारे कस्टम्स हमने अपने घरों से, एवरीवन ईट्स टुगेदर, बिना नहाए भोजन नहीं करना है जी, सिंपल होमली फूड खाना है। और देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रूपल जी जो हैं वो हमारे साथ आज एज अ चीफ गेस्ट जुड़ी हुई हैं और वो इसी की स्पेशलिस्ट है। तो वो देख रही हैं कि हम लोग क्या आंसर दे रहे हैं इस वक्त। डू नॉट ईट लेट एट नाइट्स, डोंट कट द नेल्स इन द इवनिंग, संस्कृति और विज्ञान का मिलन, टेम्पल में जाना फेस्टिवल के समय, नॉट टू वेस्ट फूड, हमारे घर में चप्पल पहनकर घर में नहीं आ सकते थे, ये सारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये सारे जो ट्रेडिशंस हैं हमने अपने घरों से सीखे। जब ये हमारी आदत में आ गए और उसी से हमारा एक व्यक्तित्व बहुत सारे लोगों के बीच में अलग तरीके से दिखने लगा। अब साइंस भी ये कहने लगी है बहुत सारी चीजों के लिए कि हमें वापस अपने रूट्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी एक शोध हुआ है जिसमें पता चला कि जो सफोला की ब्रांडिंग थी कि रिफाइंड ऑयल इज गुड फॉर योर हार्ट, वो बिल्कुल गलत थी। इनफैक्ट रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लावर और रिफाइंड शुगर ने हमारे सेहत का जितना नुकसान किया है इंडियंस का, उतना और किसी चीज ने नहीं किया है। सो वी आर नाउ गोइंग बैक टू आवर रूट्स टू ईट घी, टू इंक्लूड घी in our diet. So, dear friends, washing hands before touching food. So many good habits we have gained from our culture. मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीजें हमारी कल्चर की फॉलो करने लायक है या उनमें कोई ऐसा नहीं है जो डिस्प्यूटेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी प्रथाएं हैं जिनके लिए आंदोलन हुए और जो प्रथाएं बाद में ठीक हुई। जैसे पहले विधवाओं की शादी पे निषेध था, पर बाद में राजा राममोहन रॉय ने उसका आंदोलन किया और विधवाओं को इस चीज से निकाला और कहा कि नहीं, ये इनकी कोई इसमें गलती नहीं है और इनको वापस से समाज में स्थापित किया जाना चाहिए। पर जब हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने फैमिली ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स से जुड़ते हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में जब हम अपने कल्चर्स से थोड़े से विलग हो गए तो इनको कैसे बच्चों को सिखाया जाए, इसके लिए हमने प्रवचन का रूट ना अपनाकर एक तो मूवीज, ऑडियो विजुअल का रूट अपनाया और दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। तो इसके लिए हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। एक प्रोजेक्ट जो बच्चे स्वयं करेंगे अपनी डायरी में, दूसरा प्रोजेक्ट जो वो स्कूल के अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप्स बनाकर करेंगे और हेमवचूस पोर्टल पर अपने टीचर्स की मदद से अपलोड करेंगे, और तीसरा जो वो अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे जिससे कि पेरेंट्स भी इस एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाए। तो देखिए ये मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता रही हूँ। पहला वाला प्रोजेक्ट जो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इस वैल्यू का, जिसमें हमने उन्हें बोला कि आप अपने ही कल्चर की कौन सी चीजों को डेली अपनी लाइफ में करते हैं या कर सकते हैं कॉन्शियसली, उसकी 30 दिन तक एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए कि जैसे कि आज मैंने अपने घर के मंदिर में एक दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या आज मैंने अपने घर के आंगन में रंगोली, जो साउथ में और महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है वो मैंने रंगोली बनाई, या फिर आज मैंने अपने बड़ों के पैर छुए, या आज हमारे घर में ये पूजा थी या ये फेस्टिवल था वो मनाया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ये आप एक अपने खुद के प्रैक्टिसेस की आप एक डायरी बनाइए और 30 दिन की अपनी डायरी को अपलोड करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप अपनी ही कल्चर से कैसे जुड़े। दूसरा, हमने एक फैमिलीज के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने ये कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नाना नानी को भी इन्वॉल्व करिए और उन लोगों से पूछिए कि हमारे घर में किस तरह के ट्रेडिशंस और रिचुअल्स किए जाते रहे हैं, हमारे घर में कौन सी भाषा बोली जाती थी, हमारे घर में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, कौन सा हमारा कल्चरल फूड रहा है, ट्रेडिशनल फूड रहा है,
और फिर वैसी प्रैक्टिसेस को थोड़े दिन अपनी फैमिली के साथ मिलकर करिए, देखिए सबको कितना मजा आएगा। और उसके बाद इन सारे जितने भी ट्रेडिशंस और कल्चर्स को आपने अपनी फैमिली से सीखा, वापस से रिवाइव किया, उनकी एक स्क्रैप बुक बनाइए और वो स्क्रैप बुक सब लोग मिलके बनाइए, उसका एक वीडियो बनाइए और हमारे पोर्टल पर अपलोड करिए। इसी तरह से स्कूल में सारे बच्चे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं, तो उनके ग्रुप्स ऐसे बनाए जाएं कि वो अपने घर से कोई एक कल्चरल ऑब्जेक्ट लेकर आए और उसको शो करे और उसके बारे में बताए। जैसे कोई वाद्य हो या कोई डिफरेंट तरीके का बर्तन हो या कोई डिफरेंट तरीके का क्लॉथ हो, उसको लाकर वो बताएं। और फिर पूरा ग्रुप जब सारा ये शो एंड टेल का प्रोजेक्ट कर ले तो उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाए, उस प्रेजेंटेशन को दे, तो एक क्लास में कई लोगों को एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में इस एक्टिविटी के थ्रू पता चल जाएगा। ये हमारे प्रोजेक्ट्स करने से वन वैल्यू 1 मंथ का हमारा जो एक उपक्रम है, उसमें ये प्रोजेक्ट्स करने से हमारे बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर से जुड़ाव महसूस करेंगे, परिवार भी इसमें शामिल होंगे, परिवार में जो लुप्त हुई हुई बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो रिवाइव होंगी, हमें एक दूसरे के कस्टम्स के प्रति रिस्पेक्ट जागृत होगा और हम इंडिविजुअली भी इन सब से जुड़ पाएंगे। दोस्तों, एथिकल कैपेसिटी के ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। 3rd ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक ये तीनों कैपेसिटीज, तीनों कैटेगरीज में बनाए हैं, इंडिविजुअल, स्कूल ग्रुप और फैमिली ग्रुप में। जो भी पेरेंट्स, जो भी टीचर्स मेरी बात को आज सुन रहे हैं, वो एथिकल कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करके ज़रूर बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए, उनको उनके साथ मिलकर ये कराइए। और हम बहुत ही आतुर हैं आपके एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या हमारा ये प्रयास सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू सो मच।